हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल साथ ही साथ अपने एप्लीकेशन क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साथ ही साथ जितने भी लेक्चर प्रोवाइड करा दिए गए हैं, जितने भी लेक्चर आपके ऐप में प्रोवाइड है, साथ ही साथ जो YouTube पे प्रोवाइड है, वो आप लोग सही तरीके से उसको देख भी रहे होंगे और उसको नोट डाउन भी कर रहे होंगे। तो आज का यह जो सेशन है, यह मैनेजमेंट का सबसे लास्ट यूनिट फर्स्ट का सबसे लास्ट वीडियो है, जिसमें कि हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन क्या है, साथ ही साथ हम जानेंगे कि इसका एडवांटेज क्या है इंडिया में, माने इंडिया में जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तब इससे क्या इसका प्रभाव हुआ और इसका क्या दुष्प्रभाव हुआ, मतलब एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों जानेंगे ग्लोबलाइजेशन के। और साथ ही साथ एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है IPR, जिसका कि फुल फॉर्म होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, उसके बारे में जानेंगे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि हमारा है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या है? तो ग्लोबलाइजेशन नाम से ग्लोबल मतलब क्या होता है? पूरी दुनिया, पूरा दुनिया एक हो जाना। मतलब ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या हुआ कि एक कंट्री एक दूसरे कंट्री, जितने भी दुनिया के जितने भी कंट्री है, उससे एक कंट्री अच्छी तरीके से इंटरकनेक्ट हो जाए, फाइनेंशियली मतलब इकोनॉमी के बेसिस पर भी वो कनेक्ट हो जाए, साथ ही साथ कल्चर के बेसिस पे, इन्वेंशन के बेसिस पे, थाउट के बेसिस पे। मतलब कि अगर कोई भी आदमी किसी भी देश का हो, उसका कोई भी थाउट हो, कोई भी इन्वेंशन हो, तो वो पूरा दुनिया को मिल जाए, उसका पूरे थाउट को पूरा दुनिया को मिल जाए। तो यह हमारा होता है ग्लोबलाइजेशन। मतलब ग्लोबलाइजेशन क्या है? तो यह एक इंटीग्रेशन है, यह एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच का इंटीग्रेशन है, जिसमें कि आइडियाज़ का शेयर होता है, नॉलेज का शेयर होता है, कल्चर का शेयर होता है, इन्वेंशन का शेयर होता है, साथ ही साथ इकोनॉमी का शेयर होता है। तो ये हमारा होता है ग्लोबलाइजेशन। तो इसको बहुत अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन किया जा सकता है। इसका कोई एक प्रॉपर डिफिनीशन नहीं है, जिसको जो डिफिनीशन अच्छा लगता है वो उस तरीके से इसको डिफाइन कर देता है। मतलब इसका एक डिफिनीशन नहीं, इसको बहुत तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो उसमें से कुछ टाइप को यहाँ पर हम डिफाइन किए, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, जो आप देख लीजिए क्या लिखे हैं कि ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस, ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है थ्रू विच, जिसके द्वारा वी कैन इंटीग्रेट आवर कंट्री टू वर्ल्ड वाइड, जिससे कि हम अपने कंट्री को इंटीग्रेट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं वर्ल्ड वाइड, मतलब पूरे दुनिया से। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है? तो यह एक प्रोसेस है जिसके तहत कि एक कंट्री, हमारा जो कंट्री है, उसको हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड के कंट्री से। उसके बाद कह रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट, अब देखिए इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि थ्रू ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के द्वारा वी कैन शेयर आवर आइडियाज, हम लोग अपने आइडिया को शेयर कर सकते हैं, नॉलेज को शेयर कर सकते हैं, कल्चर को शेयर कर सकते हैं, इन्वेंशन को शेयर कर सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में। किसके मदद से? ग्लोबलाइजेशन। लेकिन अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तो क्या होता कि हम जो इन्वेंशन किए वो हमारे देश तक ही सीमित रहता है, क्योंकि बॉर्डर से वो पार ही नहीं होता। ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा माध्यम बन गया जिसके तहत कि बहुत ही कम पैसे में एक जगह से दूसरे जगह तक अपने आइडिया को हम शेयर कर सकते हैं, अपने इन्वेंशन को हम शेयर कर सकते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन आने से सभी देश का विकास हुआ है, सभी में एक तरह से मानिए कि एक अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट आना शुरू हो गया है। क्योंकि अगर एक देश में कोई चीज़ प्रोडक्शन हो रहा है, वही प्रोडक्शन अगर दूसरा देश में भी हो रहा है, तो यहाँ पर एक बेहतर जो होता है उसको कंपटीशन होता है, जिसके कारण कि क्या है कि जो भी हमारा जो प्रोडक्ट बनाता है वो प्रोडक्ट का ख्याल रखता है कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो खराब ना हो। अगर खराब होगा तो उसका मार्केट खत्म हो जाएगा, क्योंकि वैसा ही प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट अदर कंपनी भी मार्केट में लॉन्च किया हुआ है। तो ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ कि हमारा जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो हम प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारा सामान जो हम बना रहे हैं, उसका जो क्वालिटी होता है वो मेंटेन रहता है ग्लोबलाइजेशन के कारण, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वही कह रहा है कि ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस, ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन एमंग पीपल। इसमें क्या होता है कि ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि हम इंटीग्रेट करते हैं किसको? पीपल को। एक जैसे भारत का बहुत सारा आदमी है, वो कहाँ विदेश में काम कर रहा है, तो यहाँ से क्या हो रहा है? इंटीग्रेशन हो रहा है पीपल का। कंपनीज, भारत का कुछ कंपनी ऐसा है जो कि विदेश में उसका भी ब्रांच है, विदेश में भी वो काम करता है, या विदेश का कंपनी जो है तो भारत में भी वहाँ पर एस्टैब्लिश किया हुआ है। तो ये क्या हो रहा है? इंटीग्रेशन ऑफ कंपनीज। गवर्नमेंट का भी इंटीग्रेशन होता है कि कुछ गवर्नमेंट जो होता है, अपना देश का गवर्नमेंट दूसरे कंट्री में जाके इन्वेस्ट करता है, दूसरा कंट्री का जो गवर्नमेंट होता है वो हमारे कंट्री में इन्वेस्ट करता है। तो यहाँ से क्या हो गया? इंटरकनेक्शन हो गया गवर्नमेंट के बीच में भी। तो यही होता है ग्लोबलाइजेशन। ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के कारण ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड, जितने भी कंट्री हैं दुनिया में, आर इंटरकनेक्टेड, वो इंटरकनेक्ट कर जाते हैं, एंड इंटरडिपेंडेंट टू फुलफिल देयर नीड। और साथ ही साथ देखिए एक दूसरे पर इंटरकनेक्ट तो हो ही गए, साथ ही साथ वो जो है इंडिपेंडेंट हो जाते हैं कि एक दूसरे के जो नीड्स है वो पूरा कर दे। जैसे कि अगर भारत में कृषि से रिलेटेड ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे गेहूं है, चावल, इसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, तो हम जो है जिस देश में कि ये सब का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, वहाँ पर हम उसको सप्लाई करते हैं। उसके बदले में वहाँ का जो जैसे
बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ की तेल बहुत उपजता है वहाँ पर, लेकिन खाद्यान्न नहीं है, खाद्यान्न का वहाँ प्रोडक्शन नहीं होता है। तो हमारे देश से उसको खाद्यान्न देते हैं, उसके बदले में हम वहाँ से तेल ले लेते हैं। तो ये जो है वो क्या है, एक तरीके से ग्लोबलाइजेशन। अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तो हम अपना प्रोडक्शन जो हम एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कर रहे हैं वो हम अपने देश में ही खपत करते, और साथ ही साथ हमारे पास पेट्रोलियम का भी उतना संसाधन नहीं था तो हम विकास भी नहीं कर पाते। तो इससे क्या हुआ कि हम अपना गुड्स को दूसरे कंट्री में दिए और दूसरा कंट्री के गुड्स को अपने कंट्री में ले आए। तो ये क्या हो गया, एक दूसरे का डिमांड को पूरा कर रहा है, एक दूसरे के नीड को पूरा कर रहा है। जैसे भारत को अगर तेल का नीड है तो वो ले लिया जहां पर तेल ज्यादा उत्पादन होता है वहां, और वहां उसको खदान का यूज है, डिमांड है, वहां नीड है, तो हम वहां उसको खदान दे दिए। तो इस तरीके से हमारा ग्लोबलाइजेशन आने से एक दूसरे पर जो डिपेंडेंसी है वो बना हुआ रहता है और एक दूसरे का जो नीड होता है वो पूरा हो जाता है। तो ये भी एक ग्लोबलाइजेशन के एक डिफिनीशन है। दूसरा डिफिनीशन यहाँ दिए हैं, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के कारण इट क्रिएट मोर जॉब। जैसे ग्लोबलाइजेशन आया तो जॉब का क्रिएशन ज्यादा हुआ, कंज्यूमर बढ़ा, मार्केट बढ़ा। जैसे देखिए, इसको अलग से समझिए कि बहुत सारे विदेशी कंपनी हैं जो कि भारत में आके इन्वेस्ट किए हैं, भारत में आके अपना कंपनी एस्टैब्लिश किए हैं। जब वो कंपनी भारत में इस्टेब्लिश किए हैं तो यहाँ के ही लोगों को तो वो वर्क देंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, वो इंप्लॉयमेंट बढ़ाया, जॉब बढ़ाया। साथ ही साथ अब देखिए, भारत का ही कोई कंपनी है तो भारत में उसका प्रोडक्शन हो रहा है, भारत में वो अपना सेल कर रहा है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन आने के कारण वो अपना प्रोडक्ट को बाहर की ओर भी अदर कंट्री में भी सेल कर सकता है। तो इससे क्या हुआ कि कंज्यूमर का जो है वो एक वाइड कंज्यूमर उसको मिल गया, वहाँ पर कंज्यूमर उसको ज़्यादा मिला, तो वही हो गया। फिर मार्केट, जैसे अगर भारत का प्रोडक्शन है तो भारत में ही अगर वो बेचता, अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तब। अब क्या है कि उसको अलग अलग मार्केट मिल गया, यूएसए का मार्केट हो गया, अदर कंट्री जितने भी बड़ा बड़ा कंट्री है वहाँ के मार्केट उसको मिल गया, नेपाल मिल गया, श्रीलंका मिल गया, सारे कंट्री में वो अब अपना प्रोडक्ट को शेयर कर सकता है, अपना प्रोडक्ट को सेल कर सकता है। तो ये भी ग्लोबलाइजेशन के कारण ही हुआ। नेक्स्ट पॉइंट इसी में है कि फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन प्रोडक्ट्स बिकम चीपर। ग्लोबलाइजेशन के कारण प्रोडक्ट्स तो चीपर हो गया, एंड यू कैन गेट न्यू गुड्स मोर क्विकली एंड क्वालिटी वाइज। क्या करा है कि ग्लोबलाइजेशन आने के कारण क्या हुआ कि जैसे जैसे हमारा ग्लोबलाइजेशन आया तो हमारा प्रोडक्ट्स का जो रेट है वो कमने लगा, क्योंकि कंपटीशन, जहाँ पर भी कंपटीशन बढ़ता है वहाँ पर प्राइस ऑलरेडी डाउन हो जाता है। अगर कोई मोबाइल का ही देख लीजिए कि पहले के ज़माना में जो मोबाइल आता था, एक छोटा सा जो मोबाइल आता था नोकिया का, जब नोकिया का ब्रांड था तो वो मोबाइल कितना महंगा आता था। अभी के ज़माना में देखिए नोकिया का इतना कंपटीशन बढ़ गया और नोकिया अपने आप में चेंज नहीं किया, जिसके कारण नोकिया का जमाना चल गया। अभी चल रहा है पोको चल रहा है, एमआई चल रहा है, प्लस अदर जितने भी कंपनी है वो चल रहे हैं। नोकिया उतना नहीं चल रहा है। सैमसंग अपना इन्हेंसमेंट नहीं किया, अपना कंपनी में अपना चेंज नहीं किया है कुछ कुछ, तो उसका भी मार्केट डाउन हो रहा है। तो ये क्या है कि जैसे ग्लोबलाइजेशन आया है तो इतना वाइड रेंज हो गया, इतना प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल हो गए, जिसके कारण कि कंपटीशन बढ़ गया है। और कंपटीशन बढ़ने के कारण क्या हुआ कि हमारा जो प्राइस है वो कम गया, चीपर हो गया, सस्ता हो गया, और साथ ही साथ उसका क्वालिटी भी बढ़ गया। जो जितना कन्फिगरेशन अभी 6000 के फोन में मिल जाता है उतना कन्फिगरेशन के लिए अभी से 3 साल 4 साल पहले वही कन्फिगरेशन अगर 2 से 3 साल पहले लेना चाहते थे तो वहाँ पर हमको कम से कम मिनिमम आपको 16,000 17,000 रुपये पे करना होता था। लेकिन जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन हमारा बढ़ा है, जैसे जैसे हमारे अलग अलग कंपनियाँ आई है तो वो सामान को सस्ता कर रहे हैं और क्वालिटी को बेहतर कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ कि हमको क्वालिटी वाला सामान भी मिल गया और दाम भी कम लग गया। किसके कारण? ग्लोबलाइजेशन के कारण। जैसे कि चाइना की कंपनी है, उसका फ़ोन हम यूज कर रहे हैं क्योंकि उसका प्राइस कम है, वो जो है उसका क्वालिटी अच्छा है या क्वालिटी पर वो सुधार किया है, वो हो गया। हमारा अदर कंट्री का फ़ोन हम यूज कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ कि एक देश का प्रोडक्शन जो है वो अलग अलग देशों में बिकना शुरू हो गया। तो यही होता है ग्लोबलाइजेशन का मेन मतलब। इसी से ग्लोबलाइजेशन के तहत ही कोई भी कंट्री जो है वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है। नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन इज इंटरनेशनली ट्रेड। यह क्या है कि इंटरनेशनली ट्रेड है, मतलब एक नेशन से दूसरे नेशन का ट्रेड है। इन विच, जिसमें कि बी एक्सपोर्ट, हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं, एंड इम्पोर्ट आवर प्रोडक्ट्स, इंपोर्ट भी करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं प्रोडक्ट का, एंड सर्विस का भी। जैसे कि देखिए भारत का बहुत सारे पढ़े लिखे जो बड़े बड़े जो ज़्यादा तेजस्वी लोग हैं वो भारत के लोग जो है वो विदेश में जाके काम कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ कि सर्विस का भी वहाँ पर एक्सचेंज हो गया एक नेशन से दूसरे नेशन में। और जैसे कि बड़े बड़े जितने भी हमारे कंपनी है, जैसे गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये सारे के जो सीईओ हैं वो भारत का ही बंदा है, मतलब भारत का ही आदमी जो वहाँ का सीईओ है। तो इससे क्या हुआ कि हमारे देश का जो वहाँ से जो है विदेशी मुद्रा ज़्यादा आया, क्योंकि वो वहाँ के सीईओ वहाँ कमाते हैं, लेकिन पैसा तो भारत का ही होगा, भारत में ही आएंगे। तो ये भी क्या हो गया, ग्लोबलाइजेशन के कारण हमारा जो है पैसा, जो फॉरेन मनी है वो हमारे पास ज़्यादा हो रहा है। फॉरेन मनी जो हमारे पास ज़्यादा आ रहा है, जिसके कारण कि हमारा कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादा हो रहा है, मतलब कंट्री का जो वैल्यू है मार्केट में वो ज़्यादा हो रहा है। तो ये भी ग्लोबलाइजेशन के कारण होता है कि ग्लोबलाइजेशन के कारण इंटरनेशनल में हम लोग पहले तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, किसका? प्रोडक्ट्स का करते हैं और साथ ही साथ सर्विस का करते हैं।
सर्विस में देखिए, जैसे बड़े बड़े जितने भी कंपनी है, कोई भी कंपनी हो, किसी भी देश का कंपनी हो, उसका कॉल सेंटर जो है वो इंडिया में ही रहता है, ज़्यादातर जो है इंडिया में रहता है। क्यों? क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है और साथ ही साथ यहाँ पर कम पैसा में ही काम करने के लिए बहुत सारे वर्कर मिल जाते हैं। तो पहला बेनिफिट तो यह हुआ कि जो इंटरनेशनल कंपनी है उसको भी फायदा हो गया कि कम पैसा में यहाँ पर उसको वर्कर मिल गया, और साथ ही साथ हमारे देश का जितना पॉपुलेशन है उसके अनुसार अगर किसी को वर्क मिल रहा है उतना भी पैसा में, तो हमारे देश का भी फायदा हो गया, क्योंकि विदेशी इन्वेस्टमेंट हमारे पास आया, विदेशी का माने दूसरे देश का पैसा हमारे पास आया, तो इससे हमारा जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाता है। तो ये भी जो होता है वो ग्लोबलाइजेशन के कारण ही होता है। तो आपको यहाँ पर एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है और इसका क्या क्या जो है, किस तरीके से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, इसका क्या क्या बेनिफिट है। अब इसके हम डायरेक्टली एडवांटेज की ओर आते हैं, जो कि आपको पूछता है कि लिखिए एडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। उसमें देखिए क्या लिखे हैं कि ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन के कारण द जीडीपी ऑफ इंडिया इज इम्प्रूव्ड। जीडीपी जो इंडिया का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसका जो वैल्यू है, जो उसका रेंज है वो बढ़ गया है, मतलब वो हमारा जीडीपी जो देश का है वो बढ़ गया है। ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन ट्रैवलिंग बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज बिकम ईजी। किसी भी कंट्री में ट्रैवल करने के लिए ग्लोबलाइजेशन आने के कारण हम आसानी से कर सकते हैं, बस एक पासपोर्ट वीजा बनाए और आराम से किसी भी देश में घूम रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले ये इतना इजी नहीं था, इतना पॉसिबल नहीं था ग्लोबलाइजेशन आने के पहले। द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीज्ड। क्वालिटी जो हमारा प्रोडक्ट का है वो इंक्रीज हो गया है। फॉर सस्टेनिंग इन द ग्लोबल कंपटीशन, अगर क्वालिटी अगर वो इंक्रीज नहीं करेगा, क्वालिटी को वो अपना इंप्रूव नहीं करेगा, तो वो मार्केट में सस्टेन ही नहीं हो पाएगा। तो सस्टेन मार्केट, ग्लोबल मार्केट में, ग्लोबल कंपटीशन में उसको सस्टेन रहने के लिए अपने जो क्वालिटी है उसका प्रोडक्शन का, जो उसका प्रोडक्ट का क्वालिटी है उसको वो हमेशा मेंटेन रखता है, कोई भी कंपनी हो तो, क्योंकि उसका क्वालिटी घटा तो उसके जो भी कंपटीटर है वो आगे निकल जाएंगे, उसका प्रोडक्शन, उसका सेल ज़्यादा होने लगेगा। तो हमेशा जो है वो अपना उसका जो क्वालिटी होता है प्रोडक्ट का वो मेंटेन रखता है ग्लोबलाइजेशन के कारण। ग्लोबलाइजेशन के डर कहिए या जो भी कहिए, ग्लोबलाइजेशन के डर के कारण ही वो अपना क्वालिटी को मेंटेन रखता है। जैसे कि अगर भारत में देख लीजिए, अभी जो हमारा जियो नेटवर्क है वो पूरे भारत में छा गया है, मतलब पूरे भारत में उसी का चल रहा है, जिसके कारण उसका मनमानी भी किया है। पहले जो हमारा रिचार्ज था वो कम पैसा का था, कुछ 188 180 पता नहीं ऐसे ही कुछ था, अभी 199 कर दिया 28 दिन का। तो क्या है, क्योंकि उसको पता है कि हमारा कंपटीटर यहाँ पर कोई नहीं है, हमको कम्पीट करने वाला कोई यहाँ पर है ही नहीं, इसके कारण वो प्रोडक्शन, उसका जो प्राइस है वो बढ़ा दिया है। जहाँ अगर अभी दूसरा विदेशी कंपनी को इन्वेस्ट कर दे इंडिया में आके नेटवर्क के क्षेत्र में, तो उसका हो सकता है कि वो जियो का जो है वो अपना प्लान को कैंसिल, प्लान को कम करे या फिर उसका समाप्त हो जाए। तो ये होता है कि अगर जहाँ पर ग्लोबल कंपटीशन रहता है तो हम क्वालिटी को मेंटेन रखते हैं, प्राइस को मेंटेन रखते हैं, लेकिन जहाँ पर भी अगर कंपटीशन नहीं होता है, ग्लोबल कंपटीशन नहीं होता है, तो वहाँ पर हम लोग प्राइस को बढ़ाकर रखते हैं, जैसे जियो वाले अभी किए हुए हैं। लेकिन ये तो बात की बात है, छोड़िए, हम लोग को क्या लेना देना है अभी। ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन वी कैन इजिली अडॉप्ट दी अदर कंट्री कल्चर। दूसरे कंट्री के कल्चर को हम लोग आसानी से अडॉप्ट कर सकते हैं ग्लोबलाइजेशन के कारण, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के कारण अगर हम वेस्टर्न कपड़ा लेना भी चाहें तो वो हमारे मार्केट में अवेलेबल है, हम आसानी से खरीद सकते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में, जब हमारे ज़माने में, हमारे बाबा दादा के ज़माने में क्या था कि वो लोग कुर्ता पहनते थे, धोती पहनते थे, नॉर्मली तो धोती ही पहनते थे, कुर्ता तो मिलता भी नहीं था, बहुत ही रेयर केस में कुर्ता मिलता था। तो कुर्ता और धोती जनरली वो लोग पहनते थे, क्योंकि उस समय हमारे वेस्टर्न कल्चर का जो भी ड्रेस था वो मार्केट में अवेलेबल नहीं था। तो क्योंकि उस समय तक ग्लोबलाइजेशन आया नहीं था, जिसके कारण कि है जो अपना कल्चर, उसका हमारा जो पहले का कल्चर है वो हम लोग अपनाए हुए थे। लेकिन अब हम चाहे तो वेस्टर्न कल्चर को अपना सकते हैं, अपनाए हुए भी हैं, क्योंकि 90% हमारे देश की आबादी जो है वो वेस्टर्न कल्चर को अप्लाई हुई है। हम लोग जींस पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं, धोती कुर्ता बहुत ही कम पहनने वाले भी लोग मिलते हैं। तो ये क्या कारण है? ये जो हमारा है वो ग्लोबलाइजेशन के कारण ही है, क्योंकि हमारे मार्केट में वेस्टर्न प्रोडक्ट जो भी है वो सारे ड्रेसेस हमको मिल जाते हैं आसानी से, तो हम लोग वहाँ का फॉलो किए हुए हैं, उसका कुछ बेनिफिट भी है। ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन द कस्टमर हैज मोर चॉइस फॉर द सेम प्रोडक्ट। एक ही प्रोडक्ट के लिए कस्टमर के पास बहुत सारा चॉइस होता है। जैसे कि अगर आप फ़ोन खरीदना चाहें, अगर आप फ़ोन खरीदने जा रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या है कि अगर आप 6 GB रैम और 128 GB इंटरनल मेमोरी के साथ कुछ कैमरा का कन्फिगरेशन लेकर सोच के अगर मार्केट जाते हैं तो उस कन्फिगरेशन में आपको कम से कम तो 10 ब्रांड आपको मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास चॉइस बढ़ गया है। एक ही प्रोडक्ट के अलग अलग चॉइस है, जिसमें हमको मन करे उसका कंपनी का उस प्रोडक्ट हम ले सकते हैं। लेकिन अगर यही ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तो हमारे भारत में जो प्रोडक्शन होता है उसी का हम फ़ोन लेना होता, जो भारत में बनता है उसी का फ़ोन लेते हैं। लेकिन ग्लोबलाइजेशन के आने के कारण बहुत सारा ब्रांड हमारे पास अवेलेबल हो गया, बहुत सारा चॉइस हमारे पास अवेलेबल हो गया, जिसको कि हम लोग चूज कर सकते हैं। नाउ अ डे लाइफ स्टाइल ऑफ ह्यूमन इज चेंज ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के कारण आज के दिन का, आज का जो समय है उसमें जो हमारा ह्यूमन का लाइफ स्टाइल है वो चेंज हो गया है। सब ये ग्लोबलाइजेशन का ही इफेक्ट है। ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन ए स्मॉल ट्रेडर्स विथ क्वालिटी प्रोडक्ट कैन सेल देयर प्रोडक्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड।
देखिए इसमें ग्लोबलाइजेशन का एक फ़ायदा यह भी हुआ कि अगर आप छोटे ट्रेडर हैं, आप छोटे व्यापारी हैं और अगर आपका प्रोडक्ट जो है, आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी जो है वो मस्त है, मतलब आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी जो है बहुत ही अच्छा है, तो आप ग्लोबली मार्केट में अच्छा गेन कर सकते हैं, ग्लोबली मार्केट में अपना प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं और ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। आप छोटे ट्रेडर हैं तब भी। तो ये जो है ग्लोबलाइजेशन के कारण हुआ। अगर आप छोटे ट्रेडर हैं तो अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तो आप बस भारत या कुछ लोकल एरिया में ही सीमित रहते, लेकिन ग्लोबलाइजेशन आने के कारण वो आप छोटे ट्रेडर होते हुए भी अपना प्रोडक्ट को विदेश में सेल कर सकते हैं, मतलब अदर कंट्री में सेल कर सकते हैं और मुनाफा ज़्यादा कमा सकते हैं। तो ये एडवांटेज है ग्लोबलाइजेशन के। अब देखिए नेक्स्ट है, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन वी कैन शेयर आवर आइडियाज एंड गेन अदर आइडियाज इजिली। हम लोग क्या करते हैं ग्लोबलाइजेशन के कारण, अपने आइडिया को तो हम शेयर करते ही हैं, साथ ही साथ दूसरे देश के आइडिया या दूसरे के आइडिया को भी हम लोग गेन करते हैं ग्लोबलाइजेशन के ही कारण। अगर आप ही सोचिए, अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तो जो बल्ब का आविष्कार किए थे थॉमस अल्वा एडिसन, वो बल्ब हमारे पास पहुंच पाता नहीं पहुंच पाता, क्योंकि आइडिया का शेयर ही नहीं हो पाता। उनका आइडिया शेयर हुआ, इसी की वजह से हमारे पास जो है वो बल्ब का जो भी आविष्कार किए वो हमारा बल्ब अभी तक हम लोग के पास है, इजीली मिल रहा है। तो ये सब जो है ग्लोबलाइजेशन के कारण है। ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन ईच एंड एवरी कंट्री कैन ट्रेड इन एनी कंट्री एंड गेट्स देयर प्रॉफिट इजिली। ग्लोबलाइजेशन से कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री में जाके अपना इंडस्ट्री, अपना बिजनेस को कर सकता है, अपना ट्रेड को कर सकता है और मुनाफा कमा सकता है। तो ये जो है वो एडवांटेज है ग्लोबलाइजेशन के। ग्लोबलाइजेशन मतलब सिंपली यही कि एक कंट्री दूसरे कंट्री से कनेक्ट होगा, वो चाहे तो कल्चरली कनेक्ट हो, इकोनॉमिकली कनेक्ट हो, आइडियाज़ के थ्रू कनेक्ट हो, मतलब किसी भी तरह से कनेक्शन हो एक कंट्री के दूसरे कंट्री से। तो ये होता है हमारा ग्लोबलाइजेशन, और मकसद सिर्फ यही कि प्रॉफिट, कि हमको किस तरीके से प्रॉफिट हो। अब देखिए इसके डिसएडवांटेज क्यों आते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ कितना भी उसमें खूबियाँ हो तो उसमें कुछ ना कुछ नुकसान, कुछ ना कुछ उसका डिसएडवांटेज जरूर होता है, उसमें कमियां जरूर होती है। तो देखिए क्या है कि ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन स्मॉल लोकल बिजनेस इज शट डाउन। अब देखिए ग्लोबलाइजेशन के कारण जो छोटे छोटे बिजनेस थे हमारे इंडिया में वो शट डाउन हो रहे हैं। जैसे कि खिलौने का हो गया, जैसे कि दिया बनाने वाला, जो कुम्हार रहते थे वो मिट्टी के बर्तन बनाते थे, दिया बनाते थे। दीपावली में जब से ग्लोबलाइजेशन आया है, जब से चाइना का प्रोडक्ट इंडिया में आने लगा है, तब से दिया जो बनता है, कुम्हार जो दिया बनाते थे उनका बिजनेस ठप हो गया है, क्योंकि जितना में लोग दिया खरीदेंगे उतना में एक अच्छा लाइट वो खरीद सकते हैं, जो कि चाइना का लाइट होता है। तो इससे क्या हुआ कि छोटे ट्रेडर, छोटे बिजनेसमैन जो थे उनका बिजनेस खत्म होते जा रहा है। तो यह जो है वो सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज है ग्लोबलाइजेशन का इंडिया में, क्योंकि वो हमारे जो एरिया के जो लोकल कुम्हार है वो उतना ट्रेंड नहीं है, उतना एक्टिव नहीं है कि वो अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेच सके या कहीं पर बेच सके, और साथ ही साथ कोई खरीदना भी नहीं चाहता है, क्योंकि उसको आप दिया को कितना बार यूज कर सकते हैं, मिनिमम 1 से 2 बार यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लाइट लेते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बार यूज कर सकते हैं। तो इसके कारण क्या है कि हमारा जो कल्चर है, हमारा जो कल्चरल जो काम हमारे जो कुछ कुम्हार लोग करते थे उनका काम जो है वो ठप हो गया है। दूसरा है ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन के कारण डिजीज में स्प्रेड इजिली बिटवीन कंट्रीज विथ लिबरेशन और नो कस्टम क्वारंटाइन लॉज। देखिए क्या कर रहा है, ग्लोबलाइजेशन से तो हम अपने आइडिया को शेयर कर ही सकते हैं, अपने आइडिया को, थॉट को शेयर कर ही सकते हैं, साथ ही साथ ग्लोबलाइजेशन से हम अपने रोग को भी शेयर कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिए चाइना में कोरोना का वायरस आया, अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तो वो कोरोना वायरस चाइना में ही रह जाता, बाहर नहीं आता, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के कारण वो भी, उसको भी ग्लोबल मार्केट मिल गया, कोरोना वायरस को सब देश में जाके बैठ गया ना। क्यों? ग्लोबलाइजेशन के कारण। अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तो हमारा ये जो रोग है वो फैलता नहीं। वही कह रहा है कि ग्लोबलाइजेशन के कारण कोई भी डिजीज आसानी से फैल सकता है, क्योंकि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जब भी कोई आदमी जाता है तो वहाँ पर उतना उसका सिक्योरिटी नहीं होता, उतना उसका चेकअप नहीं होता है, और उतना समय भी नहीं होता है कि एक एक इंसान को उतना ज़्यादा मेडिकली टेस्ट किया जाए। ये पॉसिबल भी नहीं है, और उसको क्वारंटाइन भी नहीं उतना दिन तक रखा जाता है। अगर कोई भी आदमी को 5 दिन तक क्वारंटाइन रखा जाए और उसको 2 दिन का काम है, तो वो कहीं पर भी एयरपोर्ट पर गया, उसका दूसरा देश में वहाँ पर उसको क्वारंटाइन कर देगा, तो उसका काम जो है लैप्स हो जाएगा, उसका समय ज़्यादा लगेगा। इसी वजह से नहीं किया जाता है ये सब चीज़, जिसके कारण कि हमारा रोग जो है एक देश से दूसरे देश में फैल जाता है। तो ये भी ग्लोबलाइजेशन के डिसएडवांटेज है। ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन इंडस्ट्रीज इट काउज टू मच इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम लाइक एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन etc। जितना रैपिड तरीके से, जितना लार्ज अमाउंट में, एकदम जिस स्पीड से हमारा इंडस्ट्री बढ़ रहा है ग्लोबलाइजेशन के कारण, जिसके कारण कि क्या होता है कि हमारा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे कि एयर पोल्यूशन हो रहा है, साउंड पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है। जिस जैसे प्रोडक्ट का अगर हम निर्माण करेंगे तो उसका वेस्टेज से भी तो बनता है, तो जितना हम इंडस्ट्रीज बैठाएंगे, जितना हम ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतना वेस्टेज प्रोड्यूस होगा, और वो वेस्टेज क्या होगा, हमारे इन्वायरमेंट के लिए खतरनाक होगा। तो ये भी ग्लोबलाइजेशन के कारण है,
क्योंकि ग्लोबलाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हम करना चाहते हैं ताकि हम अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें। तो ये जो है इसका प्रॉब्लम है ग्लोबलाइजेशन का। नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन ऑल्सो क्रिएट अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ कंपनी फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। ये भी बहुत बड़ा दिक्कत है कि पहले देखिए अगर कोई कंपनी भारत में अभी जो है कॉल सेंटर सर्विस सेंटर अपना लगाया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर वो भारत के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, लेकिन वो अगर यहाँ से अपना कॉल सेंटर को हटाकर किसी दूसरे देश में शिफ्ट कर देगा तो यहाँ पर का जो एम्प्लॉयमेंट जो वहाँ पर लगा हुआ था वो क्या हो जाएगा, सारे लोग जो वर्कर वहाँ पर काम कर रहे थे वो सारे अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो ये भी ग्लोबलाइजेशन का ही डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन ट्रेडिशनल कल्चर में बी लॉस्ट और इग्नोर्ड। ग्लोबलाइजेशन के कारण हमारा जो ट्रेडिशनल कल्चर है वो हम लोग लॉस्ट करते जा रहे हैं, उसको हम इग्नोर करते जा रहे हैं। तो यह भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि हम अपने कल्चर को भूले जा रहे हैं और वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने जा रहे हैं। तो ये हमारे देश के लिए बहुत ही एक लिए कहिए तो बहुत ही अच्छा नहीं है, बहुत ही ख़राब चीज़ है कि हम अपने कल्चर को भूल रहे हैं। अपने कल्चर को हमें नहीं भूलना चाहिए, हम अपने कल्चर में ही रहना चाहिए, भले हम कितना भी डेवलप कर जाए लेकिन अपने कल्चर को नहीं भूलना चाहिए। इंक्रीज इन फ्लो ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड पीपल फ्रॉम इंडिया टू फॉरेन कंट्री। इससे देखिए क्या हो रहा है कि हमारे देश का जो स्किल्ड पर्सन है चाहे अनस्किल्ड पर्सन है वो हमारे देश छोड़ के, इंडिया को छोड़ के किसी दूसरे कंट्री में जा रहा है ग्लोबलाइजेशन के कारण ही। जिसके कारण कि क्या हो रहा है, अगर वो इंडिया में काम करता तो यहाँ का जो इकोनॉमी है उसको और बेहतर वो कर सकता था। जैसे अगर बड़े बड़े जो बड़े बड़े अच्छे लिखे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में चले जाते हैं, जो आईटी सेक्टर के बहुत अच्छे विद्यार्थी होते हैं, जो आईआईटी के विद्यार्थी होते हैं, वो हमारे देश को छोड़ के दूसरे देश में काम करने के लिए चले जाते हैं क्योंकि वहाँ पर उनको उतना पैकेज मिलता है, हमारे देश में उतना पैकेज नहीं मिलता है। जिसके कारण कि क्या है कि वो कुछ अगर सोचेंगे तो वो तो उसी देश जिस कंपनी में काम करेंगे, जिस देश के लिए काम करेंगे वहीं के बारे में सोचेंगे, अपने देश का तो उससे कोई बेनिफिट ज़्यादा होगा नहीं। अगर वो हमारे देश में ही रह जाते तो हो सकता था कि हमारे देश में हमारा देश का जो प्रोडक्शन है, हमारे देश का जो ग्रोथ है वो बढ़ सकता था। लेकिन ग्लोबलाइजेशन अगर नहीं रहता तो वो हमारे देश में ही रहते, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के कारण वो विदेश चले जाते हैं और वहाँ के जो भी सरकारी होते हैं, वहाँ के जो भी कंपनी होता है उसमें वो लोग बेनिफिट देते हैं, हमारे देश का कोई बेनिफिट नहीं होता है। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेज हैं। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, उसका एडवांटेज क्या है और उसका डिसएडवांटेज क्या है। अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट जो सेशन हमारा है वो आईपीआर में। तो उससे पहले एक अनाउंसमेंट आप लोग के लिए कर देना चाहते हैं कि 6 सेम लक्ष्य बैच जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए वो है ऑलरेडी वो सेल पे लगा हुआ है, ऑलरेडी वो उस पर ऑफर चल रहा है जिसमें कि 1000 रुपीज़ में सिर्फ और सिर्फ 1000 में आपको सारे सब्जेक्ट के एक बेहतरीन कंटेंट और एक जेन्युइन कंटेंट आपको मिलेंगे जो कि इतना प्राइस में आपको कोई नहीं देगा। और यह बात बिल्कुल ही भूल जाइए कि अगर 1000 है तो धनिया पुदीना मिलेगा। यहाँ पर 1000 जो है वो यहाँ पर एक जेन्युइन कंटेंट मिलेगा, ऐसा कंटेंट आपको मिलेगा कि आपको सेमेस्टर के एग्जाम में भी बहुत बेनिफिट होगा और साथ ही साथ जेई के एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। क्योंकि इस जो 6 सेमेस्टर है उसमें तो जेई के लिए उतना कोई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपका है नहीं, लेकिन फिर भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और माइक्रो प्रोसेसर से 2-3 क्वेश्चन आपके 2 से 3-4 क्वेश्चन जो है वो आपको कंपटीशन में पूछता है। तो उन सारे सब्जेक्ट को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। साथ ही साथ आपके सेमेस्टर के लिए भी यहाँ पर एक जेन्युइन बहुत ही अच्छी तरीके से लाइव क्लासेस भी आपको प्रोवाइड करे जाएंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड कराए जाएंगे, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराए जाएंगे और PDF नोट प्रोवाइड कराए जाएंगे। ये PDF नोट भी ऐसा नोट्स होगा जिसको कि आप लोग डाउनलोड करके फ्यूचर के लिए भी रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ ऐप पर गए उसको देखे और छापे और मतलब दोबारा उसको डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। इसको आप लोग डाउनलोड करके अपने इंटरनल मेमोरी में रख सकते हैं जिसको कि आगे आप फर्दर जब आप कोर्स कंप्लीट भी कर लीजिएगा तब भी आप उससे पढ़ सकते हैं। तो ये इस बैच के कुछ बेनिफिट है। इसमें 1000 रुपये फी आपका लगेगा। अगर किसी तरीके से आप लोग को दिक्कत होता है कोर्स परचेज करने में तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा 6206244492। हिंदी में सुन लीजिए 6206244492। इस नंबर पर आप कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं, कोर्स रिलेटेड कोई भी जानकारी आप लोग ले सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। हमारा जो टॉपिक था वो हमारा था आईपीआर। आईपीआर क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। क्या होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट? तो सबसे पहले आपके ऑब्जेक्टिव में यही पूछा जाएगा कि आईपीआर का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको कहना है ये होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब आईपीआर होता क्या है, तो एक्चुअली आईपीआर जो है यह एक संविधान के द्वारा दिया गया एक राइट है जिसके तहत कि मतलब जो हमारे ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसके द्वारा एक दिया गया राइट है जिसके तहत कि आप लोग किसी भी पर्सन का क्रिएशन, उसके माइंड का जो थॉट है, उसका इन्वेंशन है, उसको एक सही पहचान मिल सके, उसको एक सही राइट मिल सके। इसीलिए आईपीआर एक राइट मतलब सारे जितने भी लोग हैं, जितने भी पीपल हैं उसको दिया जाता है कि उसके थॉट के, उसके इन्वेंशन को कोई चोरी ना कर सके।
तो यहाँ पर देखिए हम कुछ पॉइंट लिखे हैं आईपीआर से रिलेटेड, उसको यहाँ पर हम आपको समझाते हैं पढ़ के कि क्या है। देखिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आर द राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक राइट है गिवन टू अ पर्सन, जो कि एक पर्सन को दिया जाता है ओवर द क्रिएशन ऑफ देयर माइंड, उसके दिमाग का जो क्रिएशन है, उसके दिमाग के द्वारा जो इन्वेंट किया गया है, जो वो काम करता है, चाहे वो पेंटिंग हो, सिंगिंग हो, किसी भी तरीके का काम का वो आप लोग जो है वो आईपीआर करवा सकते हैं, उसका आप कॉपीराइट करवा सकते हैं। दे यूजुअली गिव द क्रिएटर, ये क्रिएटर को देता है एंड एक्सक्लूसिव राइट, एक राइट देता है ओवर द यूज ऑफ हिज और हर क्रिएशन, उसके क्रिएशन के लिए यहाँ पर एक एक्सक्लूसिव राइट दिया जाता है आईपीआर के थ्रू फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द अनऑथराइज यूज ऑफ वर्क, यह जो है वो एक प्रोटेक्शन देता है अनऑथराइज, जो मतलब गलत तरीके से आपका जो इन्वेंशन है, आपका जो थॉट है, उसको यूज करने से भी आपका प्रोटेक्शन देता है कि दूसरा लोग आपका थॉट को यूज ना कर सके। ऑफ द वर्क क्रिएटेड और इन्वेंटेड बाय इन्वेंटर, मतलब कि आपके थॉट जो इन्वेंट करते हैं, इन्वेंटर के द्वारा इन्वेंट किए गए थॉट को, इन्वेंट किए गए प्रोडक्ट को कोई कॉपी ना कर ले, उसको कोई गलत तरीके से अनऑथराइज तरीके से उसका यूज ना कर ले, उससे भी ये प्रोटेक्शन देता है। जैसे कि हम लोग मानिए कि 6 साल या 7 साल मेहनत करके एक कोई डिवाइस का इन्वेंशन किए, और उस डिवाइस का हम जब अगर आईपीआर नहीं करवाते हैं तो उस कंडीशन में अगर कोई दूसरा आदमी यूज कर लेता है, दूसरा आदमी उसको थॉट को मतलब हमारे जो भी प्रोडक्ट है उसको सिमिलरली कॉपी कर लेता है, तो वहाँ पर हमारा मेहनत जो है 6 साल 7 साल का जो मेहनत है वो तो बेकार हो जाएगा। तो उसके लिए ही एक आईपीआर एक राइट देता है जिसके तहत कि कोई भी आपके मॉडल को कॉपी नहीं कर सकता है। जैसे एप्पल अगर कोई फ़ोन का मॉडल बनाया है तो उसके मॉडल का दूसरा कंपनी जो है वो कॉपी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो आईपीआर करवा लेता है, वो कॉपीराइट करवा लेता है। अगर वो उसके मॉडल को कॉपी कर लेता है तो उस कंडीशन में उस पर कुछ सेक्शन लगते हैं, उस पर कुछ कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई की जाती है। तो ये होता है आईपीआर जो है वो आपके थॉट, आपके इन्वेंशन को एक प्रोटेक्शन देता है और आपको समाज में सम्मान देता है। आईपीआर के थ्रू अगर आपका प्रोडक्ट पर आईपीआर आप करवाए हुए हैं तो आपका प्रोडक्ट का मार्केट वैल्यू भी अच्छा होता है। इन सारे इसके एडवांटेज है जो कि आगे देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब क्या, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 मेन एरियाज, इसको हम लोग 2 एरियाज में बांटते हैं। एक हमारा होता है कॉपीराइट, मतलब आईपीआर जो है वो दो एरियाज में डिवाइडेड होता है। एक होता है कॉपीराइट एंड राइट रिलेटेड टू कॉपीराइट, ये होता है ये, और दूसरा हमारा होता है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। कॉपीराइट में क्या आता है कि जैसे अगर कोई आदमी सिंगिंग कर रहा है, कोई आदमी पेंटिंग कर रहा है, मतलब जो अंदर का क्रिएटिविटी है, अंदर का जो क्रिएशन है जो हमारे अंदर जनरेट होता है, जैसे कोई सिंगिंग है, आप पेंटिंग कर रहा है, कोई आर्टिस्ट है, कोई कलाकार है, तो उसके द्वारा कुछ किया गया है तो उस पर वो कॉपीराइट करवा सकता है। जैसे अगर हम आपको अभी पढ़ा रहे हैं तो ये वीडियो पर हम चाहे तो कॉपीराइट करवा सकते हैं कि हमारे वीडियो को कोई कॉपी ना करे, अगर इस वीडियो को कोई यूज करेगा तो उसके लिए हम उस पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। तो ये होता है कॉपीराइट। दूसरा हमारा होता है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी पर क्या आता है कि जैसे कि अगर आप कोई फ़ोन का मॉडल बनाए हैं, फ़ोन का एक नया मॉडल बनाया है, तो उस मॉडल को कोई कॉपी ना कर ले तो इसके लिए जो होता है उसमें अलग एक राइट होता है जो कि इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है। जैसे कोई मशीन का डिज़ाइन आप बनाए हैं, कोई फ़ोन का डिज़ाइन बनाए हैं, कोई घर का एक अच्छा डिज़ाइन बनाया है, चाहे आप उसका कॉपीराइट करवाना चाहें तो आप करवा सकते हैं कि उस घर के डिज़ाइन को कोई कॉपी ना कर सके। तो ये जो होता है वो आईपीआर हमें देता है ताकि हमारा जो अंदर का जो क्रिएशन है वो किसी में कॉपी ना, कोई उसका कॉपी ना कर ले, कोई उसका मिसयूज ना कर ले। तो ये इसका जो होता है वो ये हमको राइट देता है कौन, आईपीआर। अब हम इसके एडवांटेज क्यों आते हैं कि इसका एडवांटेज क्या है। तो एडवांटेज कर रहा है कि आईपीआर कैन हेल्प टर्न योर आइडियाज इनटू मनी मेकर। आईपीआर क्या है कि आपके आइडिया, आपके अंदर का जो इन्वेंशन है, आपके अंदर का जो आइडिया है उसको एक मनी देता है, एक पैसा देता है, एक अच्छा प्रॉफिट दिलाता है आईपीआर। क्योंकि अगर आप कोई चीज़ देखिए, कोई पेंटिंग आप बना लिए, ठीक है, पेंटिंग बनाने के बाद उसका आप कॉपीराइट करवा लेते हैं तो आप चाहें तो उस कॉपीराइट करा के उसको बेच भी सकते हैं। अगर आप बेचिएगा तो आपका मुनाफा होगा, अगर कोई आदमी उसको कॉपी करना चाहता है तो वो उसके बदले में आपको पे करेगा। तो इससे क्या हुआ कि आपके आइडियाज़ को एक मनी मिल गया, आपको आइडियाज़ को एक इकोनॉमी मिल गया। कौन दिलाया, वो हमारा आईपीआर। तो ये इसका एडवांटेज होता है। दूसरा है आईपीआर कैन इनहेंस योर बिजनेस मार्केट वैल्यू। आईपीआर जो है वो आपके बिजनेस, जो आपका बिजनेस मार्केट है उसके वैल्यू को भी इनहेंस करता है कि अगर आपका प्रोडक्ट का आईपीआर होता है तो उसका मार्केट में वो एक क्या कहते हैं उसको, एक विश्वास होता है कि उसका जो बिकेगा वो प्रोडक्ट वो ज़्यादा बिकता है। एक मतलब कंज्यूमर में एक विश्वास होता है। आईपीआर कैन हेल्प यू टू स्टैंड आउट फ्रॉम द कंपटीशन। अगर आपका प्रोडक्ट का आईपीआर कराया हुआ है तो आपको जो एक कंपटीशन है उससे एक अलग स्टैंड आपको मिल जाता है। आईपीआर कैन असिस्ट टू राइज फाइनेंस। अगर आपका प्रोडक्ट, आपका कंपनी किसी भी चीज़ का अगर आप आईपीआर कराए हुए हैं तो उस केस में जो जितने भी अदर लोग हैं, जो बाहर के लोग हैं, वो आपको फंड अगर आप रेज करना चाहते हैं अपने कंपनी के लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए, तो वो आसानी से आपको मिल जाता है। आईपीआर कैन इनहेंस अपॉर्चुनिटी रिलेटेड टू एक्सपोर्ट इन बिजनेस। आईपीआर जो है अगर आपका प्रोडक्ट का आईपीआर कराया हुआ है तो वो आपको एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी देता है एक्सपोर्ट करने के लिए अपने बिजनेस को कहीं पर भी। तो ये जो है कुछ एडवांटेज है आईपीआर को, और यह जो है वो आईपीआर था।
तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ग्लोबलाइजेशन, एडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, साथ ही साथ डिसएडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, IPR और एडवांटेज ऑफ IPR समझ में आ गया होगा, वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से। तो यह था आज का हमारा सेशन। एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि मेगा ऑफर चल रहा है 6M लक्ष्य बैच के लिए, जिसका कि मात्र प्राइस जो है वो 1000 है, और इस 1000 में आपको मिनिमम 8000, 7000, 8000 के बीच का एक बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, बहुत ही बेहतरीन, जो कि आपके एग्जाम से लेकर JEE में भी आपको बहुत बेनिफिट करेगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।